Hey guys, welcome back to my channel Physiosaurus. In this today's video, I'm going to talk about differential diagnosis of frozen shoulder and rotator cuff injury. Okay? अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो ये समझना होगा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता क्या है. ओके तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब होता है कि दो डिजीज जिसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एक जैसा है उसको हम लोग कैसे फिगर आउट करें, कैसे कंफर्मेटरी चेक पॉइंट तक पहुंचे कि इसको यही प्रॉब्लम है, दूसरा वाला नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एक पेशेंट आपके पास आ रहा है और वो कह रहा है कि मेरा जो शोल्डर है उसमें इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन ये दोनों नहीं हो पा रहा, फ्लेक्शन जो है वो भी रेस्ट्रिक्टेड है, एब्डक्शन रेस्ट्रिक्टेड है. तो आप कैसे पता करेंगे कि अच्छा इसको फ्रोजन शोल्डर है या इसको रोटेटर कफ इंजरी. ओके तो उसी चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं. नाउ द थिंग इज कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि गूगल आर्टिकल से भी मिल रहा था, इवन जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है वहां से और किताब से भी. तो उन सभी पॉइंट्स को एक जगह पे मैंने कर रखा है ताकि कोई भी एक पॉइंट छूट ना जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी कुछ को डिस्कस कर सकूं एक वीडियो में. साथ ही साथ एक एक जो पॉइंट्स हैं उन सभी को मैं जहां तक हो सकेगा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. बट बिफोर प्रोसीडिंग विद दैट वीडियो एक छोटी सी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा है जहां पे 2+2 4 नहीं होता, 5 भी हो सकता है, इवन 10 भी हो सकता है. ठीक है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप चाहे जितना भी कर लो, देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, बट स्टिल आपको उन सभी फैक्टर्स को गो थ्रू, लाइक यू शुड गो थ्रू देम. अब यहाँ पे क्या है, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ओवरलैप भी करते हैं तो कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाता है. बट कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो थोड़ा आपको एक राइट डायरेक्शन में सोचने में आपको एक हेल्प करेंगे. तो उन सभी को हम लोग एक एक करके डील करते चलते हैं. सबसे पहला पॉइंट है हमारा पेशेंट डेमोग्राफिक्स, यानी कि कैसे पेशेंट्स में आपका फ्रोजन शोल्डर और किन एज के पेशेंट्स में आपका रोटेटर कफ इंजरी का जो केसेस है वो होता है. अब जहां तक मैंने केसेस जो मैंने देख रखे हैं, फ्रोजन शोल्डर का जो एज है वो ज्यादातर मुझे मिला है 45+. इवन किताब में भी 45+ ही लिखा हुआ है. 40-45 इज द नॉर्मल, वहां से आपका रेंज आपका शुरू हो जाएगा जब आप क्लिनिकली आप पेशेंट देखोगे तब. दूसरी चीज, जब रोटेटर कफ इंजरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 30 से 50 साल के बीच में बहुत ज्यादा कॉमन होता है. 50-55 दैट इज द रेंज. बट अब यहां पे बात ये आ जाता है कि एजेस भी तो ओवरलैप कर सकते हैं ना. अब किसी का अगर 45 या 50 अगर हो गया तो हाउ विल यू से कि अच्छा इसको फ्रोजन शोल्डर है या रोटेटर कफ इंजरी है, क्योंकि गैप भी बहुत कम है. ओके तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अब जैसे कि दूसरा फैक्टर है कि फ्रोजन शोल्डर के केसेस में ज्यादातर आपको पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनका हिस्ट्री पता करने पर आपको ये पता चलेगा कि उन्हें या तो थायराइड का प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज का प्रॉब्लम है, डायबिटीज मेलाइटस का प्रॉब्लम है. लेकिन रोटेटर कफ इंजरी के जो पेशेंट्स में अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो वहां आपको पेशेंट ये बताएगा कि या तो वो एथलीट है या तो वो जिम जाता है. ठीक है, साथ ही साथ जो उसका हिस्ट्री में आपको ये पता चलेगा कि ओवर हेड एक्टिविटी करने के कारण या फिर फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FOOSH, फूश. ओके तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी. द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ्टन विदाउट एनी इंजरी. अब क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर के केसेस में ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, एक ही बार तुरंत से नहीं होता कुछ भी चीज. ग्रेजुअल ऑनसेट धीरे धीरे सिम्टम जो है वो बढ़ता चला जाता है, उसमें स्टेजेस भी होता है जो कि हम लोग आगे समझेंगे. ठीक है, सो देयर इज ग्रेजुअल ऑनसेट एंड इट इज ऑफ्टन विदाउट इंजरी. जहां तक मैंने हिस्ट्री नोट डाउन करा है पेशेंट्स का, कई बार क्या मुझे पेशेंट जितने भी मिले हैं फ्रोजन शोल्डर के, सभी ने यही कहा है कि कैसे हुआ पता नहीं बट ऑटोमेटिकली हो गया. हिस्ट्री में डायबिटीज कॉमन रहता है, कईयों का नहीं भी होता. ओके बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है भी बताते हैं लोग. ठीक है, आज के डेट में तो कॉमन ही हो गया है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होना. तो ये है ऑफ्टन विदाउट एनी इंजरी एंड इट इज ग्रेजुअल ऑनसेट. रोटेटर कफ इंजरी में क्या होता है, देयर इज सडन ऑनसेट एंड द सिम्टम्स इंक्रीज विद ओवरहेड मूवमेंट, लिफ्टिंग, थ्रोइंग, ये सारी चीजों से जो सिम्टम है वो बढ़ता है. एंड देयर इज सडन ऑनसेट, तुरंत से ऑनसेट होता है सिम्टम्स का. द नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेशन ऑफ स्टेजेस. अब जो फ्रोजन शोल्डर के केसेस में क्या होता है, देयर इज अ स्टेज प्रोग्रेशन. 3 स्टेजेस होते हैं, फ्रीजिंग, फ्रोजन एंड थॉविंग स्टेज. ओके तो ये तीनों स्टेजेस से होकर के डिजीज का जो एक तरह से प्रोग्रेशन होता है. बट रोटेटर कफ इंजरी में एज सच कोई प्रोग्रेशन नहीं होता. मैं इन डेप्थ डिटेल में
वीडियो में मैं बात करूंगा दोनों के बारे में, रोटेटर कफ इंजरी के बारे में भी, साथ ही साथ फ्रोजन शोल्डर के भी बारे में आने वाले अपकमिंग वीडियोस में। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तो फ्रोजन शोल्डर इज सेल्फ रिजॉल्विंग। अब क्या होता है कि फ्रोजन शोल्डर सेल्फ रिजॉल्विंग है, यानी कि खुद से ठीक भी हो जाता है। 1 से 2 साल के गैप के बीच में वो फ्रोजन शोल्डर का जो केस होता है वो अपने आप ठीक भी हो जाता। लेकिन क्या होता है कि अगर ट्रीटमेंट अगर सही से मिलता है, सही टाइम पे मिलता है, तो जल्दी ठीक हो जाता है। ओके, लेट नहीं होता, ऑल्दो ठीक तो होना ही है, 1 से 2 साल में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन रोटेटर कफ इंजरी के केसेस में क्या होता है, क्रॉनिक स्टेजेस में आपका सिम्टम्स और वर्स होता चला जाता है, यानी कि दर्द, यानी कि पेन आपका जो है वो बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ मसल एट्रोफी वो देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें, सो द सिम्टम्स वर्स इन केसेस ऑफ रोटेटर कफ इंजरी। बट फ्रोजन शोल्डर के केसेस में क्या होता है कि सिम्टम्स अपने आप फिर धीरे धीरे ठीक भी होने लगता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 to 2 ईयर। नेक्स्ट है अगर, तो चीफ कंप्लेन में पेशेंट ज्यादातर, अब इसमें भी कई चीजें ऐसा है जो ओवरलैप करता है, जैसे कि पेशेंट आपको बोलेगा फ्लेक्शन नहीं हो रहा, एब्डक्शन नहीं हो रहा, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें ओवरलैप करती हैं, बट कुछ चीजें स्पेशल है। अब वो भी ओवरलैप करता है, बट पेशेंट का जो पहला जो आपको चीफ कंप्लेंट बताएगा, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। हालांकि सिर्फ इसको ध्यान में नहीं रखना है आपको, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ओवरलैप करती हैं। पहला है पेन ओवरलैप करेगा, दोनों में ही पेन होता है। अब पेन भी डिपेंड करता है, कई बार वहां पे स्पाज्म हो गया, उसकी वजह से भी पेन हो रहा है। ओके, पेन का कुछ, अब फ्रोजन शोल्डर के केसेस में ज्यादातर आपको पेन एंटीरियर और पोस्टीरियर जॉइंट लाइन पे देखने को मिलेगा, जो कि जब आप स्ट्रेच करेंगे, जब आप शोल्डर जॉइंट को, ओके, तो उस वक्त पेन आपका वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। रोटेटर कफ इंजरी वाले पेशेंट्स में ज्यादातर आपको पेशेंट ये बोलेंगे कि रात में पेन बढ़ जाता है। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि इवन रेस्ट के टाइम पे भी पेन होता है, देयर इज कांस्टेंट पेन। ठीक है, तो कुछ चीजें इसमें भी ओवरलैप कर रही हैं। अब एडीएल इश्यूज की अगर मैं बात करूं, तो एडीएल इश्यूज दोनों में होगा, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्शन भी दोनों में है। ठीक है, साथ ही साथ चीफ कंप्लेन ये भी पेशेंट आपको बोलेगा रोटेटर कफ इंजरी में कि जब हम ओवरहेड मूवमेंट करते हैं या थ्रोइंग करते हैं या लिफ्टिंग करते हैं, तो उसमें मेरा जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाता है, या जो पेन है वो बढ़ जाता है। ये सारी चीजें, तो ये हो गया। फ्रोजन शोल्डर में नेक्स्ट हमारा आता है कि फ्रोजन शोल्डर के केसेस में आपको शोल्डर हाइकिंग देखने को मिलेगा, यानी शोल्डर हाइक करके मूवमेंट होगा। आप उसको बोलेंगे कि आप शोल्डर उठाइए, तो वो क्या करेगा, हल्का सा शोल्डर पहले हाइक करेगा एंड देन ही विल गो फॉर फ्लेक्शन, और एब्डक्शन करते समय भी शोल्डर हल्का हाइक रहेगा। सेम चीज आपका रोटेटर कफ इंजरी में भी होता है, बट वहां पे एक और चीज आपको देखने को मिल सकता है, एंड दैट इज स्कैपुलर डिस्काइनेसिस। स्कैपुलर डिस्काइनेसिस भी आपको रोटेटर कफ इंजरी के केसेस में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा रेंज ऑफ मोशन। अब देखो रेंज ऑफ मोशन का क्या सीन है। अब रेंज ऑफ मोशन बेसिकली 2 टाइप का हो गया, एक हो गया एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एंड द सेकंड वन इज पैसिव रेंज ऑफ मोशन। फ्रोजन शोल्डर के केसेस में दोनों के दोनों रेंज ऑफ मोशन आपके रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। जब अगर मैं बात करूं रोटेटर कफ इंजरी के बारे में, तो वहां पे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन तो रेस्ट्रिक्शन मिलेगा ही मिलेगा आपको। साथ ही साथ जो पैसिव रेंज ऑफ मोशन है, दैट कुड बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट, इट डजंट मैटर, बट दैट विल बी पेनफुल। ठीक है, तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन विल बी पेनफुल एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड इन केसेस ऑफ रोटेटर कफ इंजरी। द नेक्स्ट वन इज कैप्सुलर पैटर्न। अब आप लोग, जिन भी लोग हैं जिन्होंने बायोमैकेनिक्स को डिटेल में पढ़ा है, उन्होंने कैप्सुलर पैटर्न को जरूर पढ़ा होगा। कैप्सुलर पैटर्न, अगर मैं ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट, उसी में मैंने लेक्चर्स भी अपलोड कर रखा है, आप अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो वहां से। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्शन जो आपको देखने को मिलता है इन केसेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर, उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होता है, उसके बाद बारी आता है एब्डक्शन का, उसके बाद बारी आता है इंटरनल रोटेशन का। तो ये एक तरह का कैप्सुलर पैटर्न है जो कि आपको फ्रोजन शोल्डर में देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारा रोटेटर कफ इंजरी है, वहां पे आपको कोई भी इस तरह का कैप्सुलर पैटर्न देखने को नहीं मिलता। वहां पे ज्यादातर आपका जो रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्शन होता है वो ज्यादातर आपका एब्डक्शन और लेटरल रोटेशन में आपको देखने को मिलेगा शोल्डर जॉइंट का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इन फ्रोजन शोल्डर एनी रेंज कैन बी, इन एनी रेंज देयर कुड बी स्टिफनेस। जैसे कि वो 20 डिग्री पे भी स्टिफनेस हो सकता है, 30 पे भी हो सकता है, 50 पे भी हो सकता है, 90 पे भी हो सकता है। कोई भी एक रेंज में आपको रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है ड्यू टू स्टिफनेस। बट यूजुअली जो रोटेटर कफ इंजरी के जो केसेस हैं उनमें यूजुअली, अब उसमें भी डिफर करता है कि एक्यूट है या क्रॉनिक है, बट मैं मतलब जनरली जो देखा जाता है वो उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो यूजुअली वहां पे जो एंड रेंज है वो आपको रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा वहां पे। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ।
अब देखो फ्रोजन शोल्डर के केसेस में अब क्या हो रहा है कि एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन ये दोनों के दोनों रेस्ट्रिक्टेड हैं। तो ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ जो है वो वीक है, बट स्ट्रेंथ वीक हो सकता है इन क्रॉनिक स्टेजेस। ठीक है, तो ये तो हुआ कि स्ट्रेंथ इज नॉर्मल। अब अगर क्रॉनिक स्टेजेस है तो वहां पे स्ट्रेंथ वीक हो सकता है, बट रोटेटर कफ इंजरी में आपको स्ट्रेंथ वीक देखने को मिलेगा। ठीक है, और कौन कौन से मसल्स में देखने को मिलेगा? तो पहला है शोल्डर एब्डक्टर्स और दूसरा है शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेटर्स। एब्डक्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड मसल में आपको देखने को मिलेगा, और अगर मैं एक्सटर्नल रोटेटर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका टेरेस माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस में आपको वीकनेस देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज मसल एट्रोफी। अब देखो मसल एट्रोफी फ्रोजन शोल्डर के केसेस में हालांकि मुझे अभी तक नहीं मिला। ओके, तो अगर नहीं मिला है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि होता ही नहीं है। मे बी इट इज पॉसिबल इन क्रॉनिक स्टेजेस। बहुत ज्यादा अगर प्रोलॉन्ग डिसयूज है, ठीक है, महीनों तक अगर नहीं कर रहा है मूवमेंट, तो ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। बट रोटेटर कफ इंजरी में मसल एट्रोफी देखने को मिलता है, और वो मसल एट्रोफी आपको डेल्टॉइड में देखने को मिल सकता है, सुप्रास्पाइनेटस में देखने को मिल सकता है, इंफ्रास्पाइनेटस में देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ स्पेशल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल टेस्ट जो बेसिकली अगर मैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करूं तो कोई एक स्पेसिफिक स्पेशल टेस्ट नहीं है फ्रोजन शोल्डर के नाम पे। ठीक है, देयर आर सम स्पेशल टेस्ट, बट वो स्पेसिफिकली फ्रोजन शोल्डर के लिए नहीं है। लेकिन जो स्पेशल टेस्ट है रोटेटर कफ इंजरी के, उसमें कुछ स्पेशल टेस्ट है। अब यहाँ पे वंस अगेन देयर इज अ डिबेट कि वो कितना रिलायबल है, उस पर आप कितना डिपेंड हो सकते हो, उसका सेंसिटिविटी और उसका स्पेसिफिसिटी, दैट इज वंस अगेन अ क्लियर डिबेट। उसके बारे में फिर कभी बात होगी, बट देर आर सम स्पेशल टेस्ट। अब उनमें नाम कौन कौन सा है? तो नीड्स टेस्ट है, हॉकिंस कैनेडी है, एम्प्टी कैन है, ड्रॉप आर्म है। सो बहुत सारे स्पेशल टेस्ट हैं। नेक्स्ट वन इज पाल्पेशन। अब क्या होता है कि टेंडरनेस आपको देखने को मिलेगा जब भी आप स्ट्रेच करोगे एंटीरियर जॉइंट कैप्सूल को। ठीक है, तो वहां पे आपको टेंडरनेस देखने को मिलेगा, वहां पे आपको पेन देखने को मिलेगा। रोटेटर कफ इंजरी के केसेस में आपको टेंडरनेस मिलता है ओवर द सब एक्रोमियल स्पेस या फिर ग्रेटर ट्यूबरकल पे। ओके, तो वहां पे आपको टेंडरनेस देखने को मिल सकता है। द नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक। अब ये क्या है? रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक अगर आप फ्रोजन शोल्डर के केसेस में करवाओगे तो उसमें क्या है कि अनलेस एंड अनटिल द स्ट्रेंथ इज वीक, विच इज ऑब्वियसली इन क्रॉनिक स्टेजेस, बहुत ज्यादा लेटर ऑन स्टेजेस में होता है। दैट इज ऑल्सो आई हैव नॉट सीन लाइक दोज केसेस, बट स्टिल ठीक है। रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक अगर मैं बात करूं तो अब जब स्ट्रेंथ रहेगा ही नहीं, अब स्ट्रेंथ किसमें नहीं होता? तो स्ट्रेंथ बेसिकली रोटेटर कफ इंजरी वाले केसेस में नहीं होता। तो अगर उस केसेस में अगर मैं रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक करवाऊं तो ऑब्वियसली पेशेंट नहीं कर पाएगा, बट फ्रोजन शोल्डर में रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक इज नॉर्मल, पेशेंट विल बी एबल टू डू। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रेडियोग्राफिक इमेजिंग के बारे में, तो उसमें आर्थ्रोग्राफी अगर हम लोग करवाते हैं तो उसमें जो जॉइंट कैप्सूल का जो साइज है वो डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा इन केसेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर। ओके, एमआरआई अगर आप करवाइएगा रोटेटर कफ इंजरी के केसेस में, रोटेटर कफ टियर के केसेस में, तो वहां पे देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमरल हेड, यानी कि ह्यूमरस हेड का डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ एक्रोमियल स्पर आपको देखने को मिल सकता है। सो ये था एक पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ फ्रोजन शोल्डर एंड रोटेटर कफ इंजरी। अगर मैं पीटी मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात करूं, हाउएवर दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट स्टिल एक एम या एक गोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्रोजन शोल्डर में जो हमारा गोल होता है वो है पेशेंट एजुकेशन। ठीक है, दूसरा पेन को कम करना, तीसरा रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना, एडियल इश्यूज ताकि उससे ना हो। जो हमारा रोटेटर कफ इंजरी है उसमें भी पेशेंट एजुकेशन, उसमें भी आपका आता है पेन को कम करना, उसमें आता है मसल को स्ट्रेंथन करना, ऑल दिस थिंग्स। तो मसल स्ट्रेंथनिंग इज अ मस्ट इन रोटेटर कफ इंजरी केसेस। यहाँ पे एक और छोटा सा बात ये आता है कि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी जिसके कारण बेसिकली रोटेटर कफ इंजरी के कारण आपका फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। ओके, एंड दैट इज नोन एज पोस्ट ट्रोमैटिक फ्रोजन शोल्डर। पोस्ट ट्रोमैटिक फ्रोजन शोल्डर का ये मतलब हुआ कि कोई एक इंजरी हुआ है, कोई एक ट्रॉमा हुआ है, उसके कारण फ्रोजन शोल्डर हो गया। ओके, तो रोटेटर कफ इंजरी हुआ मान लीजिए किसी ट्रॉमा से, और उसके बाद भी फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो सकता है, एंड दैट इज नोन एज पोस्ट ट्रोमैटिक फ्रोजन शोल्डर। तो क्या हो रहा है कि कई केसेस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पे फ्रोजन शोल्डर भी है और रोटेटर कफ का इंजरी भी है। ओके, सो उस केसेस में फिर अलग हमारा पीटी मैनेजमेंट होता है। सो ये बहुत एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। So this video is all about the differential diagnosis of frozen shoulder and rotator cuff injury. I hope you liked this video. Please share this video among your batchmates. So thank you so much guys for watching this video.